डीसी मोटर के बारे में देखे थे। डीसी मोटर में हम लोग बहुत सारा कल हम लोग मोटर देखे थे, जिसे हम लोग देखे थे 3 पॉइंट स्टार्टर, हम लोग देखे थे यहाँ पे स्टेटर, हम लोग देखे थे रोटर, हम लोग देखे थे यहाँ कार्बन ब्रश, हम लोग यहाँ देखे थे कम्युनिकेटर और डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर देखे थे। हम लोग देखे थे सीरीज मोटर, हम लोग देखे थे यहाँ पर शंट मोटर और हम लोग देखे कंपाउंड मोटर। तो हम लोग देखे कि सीरीज मोटर में टोटल 4 टर्मिनल था। यहाँ पर कितना टर्मिनल था? यहाँ 6 टर्मिनल था। यहाँ पर क्या था? यहाँ भी 4 टर्मिनल था। जो कहीं ना कहीं 2 टर्मिनल था वो आर्मेचर का था और 2 टर्मिनल कहीं ना कहीं ये फील्ड वाइंडिंग का था। यहाँ सीरीज में हम लोग देखे कि 2 था जो आर्मेचर वाइंडिंग था और जो 2 टर्मिनल था उसको हम लोग बोल रहे थे कि ये जो है सीरीज वाइंडिंग है। और हम लोग कंपाउंड मोटर में देखे कि 6 टर्मिनल है, 2 मोटर आर्मेचर वाइंडिंग था, 2 जो था शंट वाइंडिंग था और 2 को हम लोग बोल रहे थे कि ये सीरीज वाइंडिंग। इसे हम लोग क्या करते हैं कि यही वाइंडिंग से मिलाकर हम लोग लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर बनाते हैं। तो इसको देखे थे और 3 पॉइंट स्टार्टर देखे थे, 2 पॉइंट स्टार्टर देखे थे, 4 पॉइंट स्टार्टर देखे थे। 3 पॉइंट स्टार्टर में देखे थे कि एल ए एफ है। क्या है? एल ए एफ है। क्या है? एल ए और एफ है। और क्या देखे थे हम लोग देखे थे 2 पॉइंट स्टार्टर में कौन कौन सा टर्मिनल है? एल और ए। और 4 पॉइंट में कौन सा था? एल ए एफ और एफ डैश। ये हम लोग 3 स्टार्टर देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसका थ्योरी देख लेंगे, और थ्योरी देखने के बाद हम लोग इसका और अच्छा से प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डीसी मोटर होता क्या है ये बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जितना भी मेरा आईटीआई का स्टूडेंट है वो बताएगा कि डीसी मोटर है क्या। तो जो डीसी मोटर है वो क्या है? यह जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? हम लोग बोल सकते हैं कि डिफिनेशन लिखते जाइएगा, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि डीसी मोटर का भाग देखे थे। कौन कौन सा भाग था? सबसे पहला एक हम लोग देखे थे स्टेटर। इसमें क्या देखे हम लोग? इसमें फील्ड वाइंडिंग होती है। स्टेटर में क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग होता है। दूसरा क्या देखे हम लोग देखे रोटर। इसमें कौन सा वाइंडिंग होता है? तो इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होता है। और हम लोग क्या देखें? हम लोग और देखें कम्यूटेटर। तो यह डीसी को एसी में बदलता है। क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का मैकेनिकल, मतलब कि यांत्रिक इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। कैसा काम करता है? मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसी को बोलते हैं हम लोग यांत्रिक इन्वर्टर। ये मोटर क्या है? मोटर जनरेटर रहता है, तो ये क्या करता है? एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग बोल सकते थे, यहाँ पर इन्वर्टर है, वहाँ पे क्या हो जाता है? बिल्कुल मैकेनिकल रेक्टिफायर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग अभी मोटर पढ़ रहे हैं। ये चीज हम लोग देखे थे। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग को देखना है कि इसका वर्किंग क्या है। एक बार वर्किंग को आप सुन लीजिए ध्यान से। जब कोई इसका वर्किंग लिखिएगा, वहीं पर हम बोल के लिखवा देते हैं, फिर बोर्ड पे लिख देंगे। जब कोई धारा, पीछे वाला लड़का लिखेगा, जब कोई धारा प्रवाहित तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस तार में टॉर्क उत्पन्न होता है जब कम्युनिकेटर की मदद से आर्मेचर कंडक्टर में धारा प्रवाहित होती है। और स्टेटर में की गई फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा दे तो मोटर के चलने की शर्त पूरी हो जाती है। मोटर के चलने, क्या बोला? हाँ, स्टेटर में की गई फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा दे तो मोटर के चलने की शर्त पूरी हो जाती है। मोटर को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से सुनिए। मोटर को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोटर को चलाने के लिए हमें लिख सकते हैं, जब कोई धारा प्रवाहित तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस तार में टॉर्क उत्पन्न होता है जब कम्यूटेटर की मदद
से कम्युनिकेटर की मदद से आर्मेचर कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर में धारा प्रवाहित प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं और स्टेटर में की गई फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न 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 करा दे तो मोटर के चलने की शर्त पूरी हो जाती है। हाँ, हम लोग एक डेट पीछे चल रहे हैं। ये क्लास 8/2/2021 को होना था, मगर आज डेट है 9/2/2021। कल कल का क्लास आज हो रहा है और आज का क्लास 1 घंटा बाद होगा। हाँ, तो यहाँ पर इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई धारा प्रवाहित तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस तार में टॉर्क उत्पन्न होता है। जब कम्युनिकेटर की मदद से आर्मेचर कंडक्टर में धारा प्रवाहित करते हैं तो स्टेटर में की गई फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। फील्ड वाइंडिंग में अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे तो मोटर के चलने की शर्त पूरी हो जाती है। ठीक है, क्या करना है? तो देखो, दो प्रकार का वाइंडिंग है। एक है आर्मेचर वाइंडिंग। क्या है? एक आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होता है? रोटर में। कहाँ होता है? रोटर में। और एक वाइंडिंग होता है जिसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। एक को क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। ये कहाँ होता है? स्टेटर पे होता है। क्या होता है? स्टेटर में होता है। देखो, ये मोटर है। इस पे क्या है? ये जो वाइंडिंग है ये फील्ड वाइंडिंग। क्या है? ये फील्ड वाइंडिंग है। और यहीं पे जो यहाँ पर है वाइंडिंग है, ये क्या है? ये है आर्मेचर वाइंडिंग। ये क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग। ये क्या है? फील्ड वाइंडिंग। ये क्या है? फील्ड वाइंडिंग। जब हम लोग क्या करते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर में जो वाइंडिंग हुआ है वो उस कंडक्टर में धारा प्रवाहित कर दे, करंट को फ्लो करे, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा, यहाँ करंट फ्लो होने लगेगा। कहने का मतलब है कि आर्मेचर कंडक्टर में धारा प्रवाहित करे और स्टेटर में की गई फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा दे। और यहाँ पर जो ये फील्ड वाइंडिंग है इसमें अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे तो मोटर के चलने की शर्त पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर दो वाइंडिंग का जरूरी है मोटर को हम लोग को चलाने के लिए। क्या कौन सा वाइंडिंग जरूरी है? एक फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, यही चीज को हम बता रहे हैं वर्किंग के लिए। ठीक है, एक और है मोटर को चलने के लिए दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फेल्मिंग के बाएं हाथ का रूल का यूज करते हैं। देखो, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल और एक होता है राइट हैंड रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल जो है यहाँ पर हम बताए थे कि ये जनरेटर के लिए और ये किसके लिए है? मोटर के लिए। तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोटर। तो हम लोग जनरेटर देख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग मोटर में बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ये क्या काम करता है? ये जो है फेल्मिंग के बाएं बाएं हाथ के नियम पे काम करता है। बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। किस पे काम करता है? बाएं हाथ का। चलो बना लेते हैं। ये अंगूठा है, ये किसका? देखो, ये है, सबको दिख रहा है। ये क्या है? बायां हाथ है। बायां हाथ में जो अंगूठा है, अंगूठा जो है बल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? फोर्स को दर्शाता है, बल को। ठीक है, ये जो मिडिल फिंगर है जिसको हम लोग इशारा करने के लिए यूज कर रहे हैं, जो ऐसे देखो, ये जो इशारा कि तुम कहाँ है, ये वाला जो उंगली है, इसको हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र या नहीं तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और ये जो मिडिल फिंगर है इसको हम लोग यूज करते हैं करंट को दर्शाने के लिए, इसको करंट को। ठीक है, यहाँ पर सबको याद होगा कि अगर हम मोटर है, मोटर में अगर लेफ्ट हैंड रूल है तो लेफ्ट हैंड रूल जो है, जो आपका थंब है वो क्या दर्शाएगा? फोर्स। जो ये डायरेक्शन दिखाने वाला जो फिंगर है ये क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो आपका मिडिल फिंगर है वो क्या दिखाएगा? करंट, धारा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। मोटर के चलने की दिशा ज्ञात करने के लिए फेल्मिंग के बाएं हाथ का या बोल सकते हैं फेल्मिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। इसका करते हैं फेल्मिंग के हम लोग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं डीसी मोटर में। क्या? मोटर के चलने की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फेल्मिंग के आधार पर फेल्मिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम बता दिए। तो आज हमारा क्लास सेकंड है। हम लोग कल देख चुके थे मोटर का पार्ट्स, मोटर स्टार्टर के बारे में बताए थे। अभी हम लोग स्टार्टर के बारे में डील नहीं किया मगर यहाँ पर हम लोग डील किया। आज मेरा क्लास 2 है। तो चलिए, कल हम लोग बहुत कुछ देखे थे और उसका न्यूमेरिकल भी देखे थे। अब हम लोग थ्योरी का क्लास 2 में देख रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट एक मिनट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ डीसी मोटर। तो देखो, डीसी मोटर जो है ना, प्लस माइनस ले लेते हैं। यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये जो है आर ए है। ठीक है, ये क्या है? ई बी है।
यहाँ पर करंट आ रहा है आई ए आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हम लोग आई दे रहे हैं, ये हमारा सप्लाई है भी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ईबी को क्या लिख सकते हैं, हमारा ई जो है बैक ईएमएफ, क्या है बैक ईएमएफ, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं ईबी इक्वल टू वी माइनस आई आर ए, ये जो वी है, वी हो गया ये वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है। ईबी इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। बैक ईएमएफ इक्वल टू लिख सकते हैं ईबी इक्वल टू एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ए, ठीक है। लिख सकते हैं ईबी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एन पी फाइव जेड बाई 60 ए, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फाइव, ठीक है। हाँ, इसका यूनिट वोल्ट होता है, एन स्पीड नंबर ऑफ वोल्ट, हाँ, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फाइव लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक और लिख सकते हैं एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू ईबी वन अपॉन ईबी टू इक्वल ईबी टू इंटू फाइव टू अपॉन फाइव वन। हाँ, तो ये फार्मूला को नोट कर लेना, है सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन को लेते हैं, हम क्या बताएंगे। अगर एक मोटर में क्वेश्चन है लिखना, एक मोटर में बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है, एक मोटर में बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है और उसका आरपीएम एन जो है 1000 आरपीएम है, क्या है 1000 आरपीएम है, ठीक है। 1000 आरपीएम में चलता है। यदि इसका मैग्नेटिक फील्ड को 10% कम कर दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को 10% कम कर दिया जाए, 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 तो तो लिखना तो तो यदि यदि बैक ईएमएफ को 240 वोल्ट हो, 240 वोल्ट हो तो स्पीड क्या होगा, क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक मोटर में बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है और यह 1000 आरपीएम से चलता है। यदि मैग्नेटिक फील्ड को 10% कम कर दिया जाए तो क्या होगा। यदि बैक ईएमएफ को 10% मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दिया और बैक ईएमएफ को 220 वोल्ट कर दिया तो स्पीड क्या होगा। तो देखो हमको पता है कि N1 क्या है 1000 आरपीएम I1 पे, ठीक है। क्या हुआ EB1 कितना है 200 वोल्ट है, ठीक है। ये वाला जो फार्मूला है N1 अपॉन N2 इक्वल टू EB1 अपॉन EB2 इनटू ∅2 अपॉन ∅1 उसी पे है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि N2 निकालिए। N2 निकालिए कब, जब आपका ∅2 है वो 10% से कम हो जाए। कब हो जाए 10% से कम हो जाए। अगर ये अपने आप में 100% है, इसको 10 है, इसको बोल सकते हैं कि 0.9 है, 0.9 है, ठीक है। अब और EB जो है 240 वोल्ट है, क्या है 240 वोल्ट है। चाहे तो यहाँ ∅1 को आप 100% मान लीजिए, अगर इसको 10% हम लोग कम करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 90% हो गया जो ∅2 है, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया तो आप 90 लेकर बना लीजिए। N2 अपॉन N1 इक्वल टू EB2 अपॉन EB1 इंटू ∅2 अपॉन ∅1, ठीक है। सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि N2 तो निकालना है, ठीक है। EB2 क्या है, EB2 240, ठीक है। यहाँ पर EB1 क्या है, EB1 200, कितना 200 इंटू क्या बोल रहा है। अरे ∅2 क्या हुआ, ∅2 90 मान लो, इसको 100 मान लो, ये अपने आप में 100 है, 10% कम हुआ 90 हो गया, ठीक है। ये कितना था, ये 1000 था, ठीक है। N2 अपॉन 1000, इसको सॉल्व करो। अगर इसको सॉल्व करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 240 डिवाइडेड अपॉन 200 करेंगे तो ये 1.2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड अपॉन 100 करेंगे तो कितना जाएगा, बिल्कुल सही 0.9। बात वही पड़ा, यहाँ पर हम 10 मान के 0.9 मान ले रहे थे, यहाँ पर 100% मान रहा था 90 आ रहा था, डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 0.9 आएगा। इसलिए अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो 100 मान के करेगा क्या 0.9 मानेगा, तब तो तुम्हारा टाइम बचेगा। हाँ, इसलिए हम 0.9 मानते हैं। अब हमको 0.9 इंटू 1.2 करेंगे तो कितना आएगा, N2 अपॉन 1000 इक्वल क्या आ जाएगा 1.08 पक्का। हाँ चलो मान लेते हैं 1.08। तो N2 अगर निकालना है तो 1.08 इंटू 1000 करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ तो कितना आ जाएगा, N2 का स्पीड कितना आ जाएगा 1080 आरपीएम। किसका किसका आया 1080, तुम्हारा कितना आया, कितना रहा तुम्हारा। एक मिनट चेक कर लेते हैं, मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या लिखा था, ओहो एक सेकंड, यहाँ पर ∅1 अपॉन ∅2, तो इसको करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं 100 अपॉन 90। अगर हम लोग 100 अपॉन 90 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.11 इंटू अगर हम लोग करें 1.2 तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.33 और इसमें 1000 से इंटू करें 1.33 इंटू 1000 तो 1333 पॉइंट रिकॉर्ड 3 आएगा कितना 8। यहाँ ∅1 अपॉन ∅2 बिल्कुल सही बोल रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज कर लीजिएगा, ये जो N1 अपॉन N2 इक्वल टू EB1 अपॉन EB2 इंटू ∅1 अपॉन ∅2, हम यहाँ पर ∅2 अपॉन ∅1 लिख दिए थे इसलिए ऐसा आ रहा था। ये सही बोल रहा है रोहन, हाँ यहाँ पर हाँ हाँ ये पुराना टाइम हम लिखवाए थे जब हम वहाँ पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा सा ये गलती हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा मिस्टेक होते रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टॉर्क।
डॉट क्या होता है, तो देखो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, n पाई n अपॉन 60, इसका क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो हम लोग पावर इक्वल टू लिख सकते हैं W अपॉन, ठीक है। तो इक्वल टू के लिए क्या लिख सकते हैं, पावर इन पाई डिवाइडेड अपॉन W, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू EB और IA। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको नीचे ही लिख लेते हैं, पावर इज इक्वल टू EB इंटू IA, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू NP5Z अपॉन 60A इंटू IA, ठीक है। यहाँ से अगर टॉर्क निकालना हो तो आप टॉर्क में W इक्वल टू n पाई n अपॉन 60 पाई n अपॉन 60 2 पाई, हाँ 2 बार आ गया था n, यहाँ 2 है, 2 पाई n अपॉन 60 पावर इक्वल टू W अपॉन 2 तो इक्वल टू पावर बाय W, पावर इक्वल टू EB बैक EMF इनटू आर्मेचर करंट, पावर इक्वल टू NP5Z अपॉन 60 है। ये कहाँ से आया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बता रहे थे, यहाँ पर हम लोग बैक EMF का फार्मूला लिखे थे, EB इक्वल टू NP5Z अपॉन 60 है, वहीं से आया। और यहाँ पर हम लोग पावर निकाल रहे हैं तो क्या किए, EB आ गया। देखो EB का फार्मूला क्या होता है, EB बैक EMF इक्वल क्या होता है, NP5Z अपॉन 60। तो यहाँ पर अब ये IA आर्मेचर करंट IA लिख दिए, तो ये क्या हो गया, ये टोटल EB के लिए फार्मूला यहाँ से यहाँ तक है, EB के लिए IA नहीं आता है, मगर जब IA आएगा ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर का फार्मूला। किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, पावर, किसका हो जाएगा, पावर का, ठीक है। हाँ पावर का हो जाएगा। कोई दिक्कत, दिक्कत है तभी बोल दो। हाँ आगे भी ड्राइव करेंगे ना, हाँ हाँ सही बोल रहा है, आगे ड्राइव करेंगे। पावर इक्वल क्या लिखे, NP5Z अपॉन 60A इंटू IA। हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं NP5Z IA अपॉन, अच्छा से लिखे, अच्छा से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। अब इसको ये लिख सकते हैं क्या, NP5Z इंटू 60 अपॉन 60A इंटू 2 पाई n। देखो 60 से 60 कट गया, ठीक है, n से n कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं PZ अपॉन 2 पाई A इंटू I इंटू IA लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। देखो PZ यहाँ लिख दिए और IA भाई और IA अलग से लिख दिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 0.159 PZ अपॉन A इंटू I इंटू IA, ठीक है। हाँ देखो 22/7 में इसको सॉल्व करेगा तो ये आएगा 0.159 PZ बाई A इंटू I इंटू IA। ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, VB I, ठीक है। ये मेरे इक्वेशन तो पूछेगा ही, ये भी पूछेगा। टर्म क्या है, टर्म ओ P जो है यहाँ पर पोल है, कांस्टेंट है, Z जो है वो भी कांस्टेंट है, कंडक्टर है, ठीक है। ये जो है वो भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे, हाँ इसको हम लोग को चेंज नहीं करना। अगर PZA क्या पूछ रहा है, P नंबर ऑफ पोल, n स्पीड, जो ये इक्वेशन में बताया वही टर्म तो है, NP5Z अपॉन I अपॉन 60 है। क्या बोल रहा है, हर टर्म को बताइए सर, हर टर्म को बताइए क्या होता है। जैसे हम लोग, जैसे हाँ EB इक्वल टू लिखे P5ZN अपॉन 60A, तो इसमें क्या बताना है, इसका यूनिट वोल्ट हुआ, हाँ अरे यार बोलो EB इक्वल टू लिखो, बोले थे तो बैक EMF इन वोल्ट, आई होगा फ्लक्स पर पोल इन वेबर, यूनिट लिख लो, वह हम समझ गए तुम क्या बोला, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, और कुछ बोला है, हाँ क्या, एन, हाँ आर्मेचर स्पीड इन रेवोल्यूशन पर मिनट, इसी को बोलते हैं RPM। P नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर वाइंडिंग, और क्या, हाँ फोर लैप वाइंडिंग, उसको हम कवर करेंगे, इसको हम पढ़ाए हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। फोर लैप वाइंडिंग ए इज इक्वल टू पी होता है, ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है इक्वल होगा किसका, नंबर ऑफ होल का। और वेव में, वेव वाइंडिंग में हरदम ए जो है इक्वल होगा 2 का। अगर पोल 4 है तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, अगर पोल 6 है तो ए का वैल्यू 6 हो जाएगा। मगर अगर वेव वाइंडिंग दिया हुआ है तो ए का वैल्यू हरदम 2 लेना है। वेव वाइंडिंग में जो फार्मूला है, मान लो कि ये पूछे कि EB इज इक्वल टू, ये में पूछेगा कि बैक EMF ऑफ DC मोटर व्हेन व्हेन वाइंडिंग इज वाइंडिंग इज इन वेव। अगर इस टाइप में पूछा तो देखो EB हो सकता है फार्मूला, EB इक्वल टू P5ZN अपॉन 60A, वहां पर क्या घुमाया था निमी में, EB इक्वल टू P5ZN अपॉन 120 लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पर क्या किया था, 120 लिख दिया था, ये बोथ राइट। एक और ऑप्शन क्या था, एक और ऑप्शन था, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, एक और ऑप्शन था EB इक्वल टू P5ZN अपॉन 60 इंटू 2। तो देखो ऐसे भी कोई भी लड़का दिमाग लगाता है तो 60 इंटू 2 120 से होता है, और EB 120 से है 60 इंटू 2, EB सही है, EB सही है, EB सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई पहला में दिया था, ये दूसरा में दिया था, ये तीसरा में दिया था, बहुत सारा बचा, ये 1 मार्क आ गया, मगर चौथा में था ऑल द एबव।
ऑल द एबव। तो ये 4 नंबर सही था। ठीक है, अब समझ में आ गया। हाँ, ईबी बैक ईएमएफ है, वोल्ट में होता है, 5 प्लस पर पोल इन वेबर है, जेड जो है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर है, एन जो है नंबर ऑफ स्पीड इन रिवोल्यूशन पर मिनट है, आरपीएम है, टी जो है नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल है या नंबर ऑफ पोल है, ए जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन द आर्मेचर वाइंडिंग है, और लैप वाइंडिंग में ए इक्वल टू पी होता है, वेव वाइंडिंग में ए इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताओ। शाफ्ट टॉर्क पूछ लिया था। ठीक है, शाफ्ट टॉर्क का फार्मूला पूछ लिया था। तो शाफ्ट टॉर्क होता है, इसको बीएचपी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। तो हम लोग बीएचपी को लिखते हैं 2 पाई n/60 इंटू 746 अपॉन TSH। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं TSH इज इक्वल टू BHP इंटू 60 इंटू 746 अपॉन 2 पाई n। ठीक है, लास्ट टॉर्क सर। ठीक है, लास्ट टॉर्क है आर्मेचर टॉर्क तथा शाफ्ट टॉर्क के बीच। आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क एंड शाफ्ट टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क के बीच के अंतर को लास्ट टॉर्क बोलते हैं। आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क के बीच के अंतर, बीच के अंतर को लास्ट लास्ट टॉर्क, लास्ट टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क के बीच का अंतर, इसके बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? लास्ट टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग कल देखेंगे टाइप ऑफ मोटर। थैंक यू। तो ये है क्लास 3। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, टाइप ऑफ डीसी मोटर में दो प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, और एक को हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट मोटर। एक को बोलते हैं हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, एक को बोलते हैं हम लोग सेल्फ एक्साइटेड मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेपरेट एक्साइटेड मोटर के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक नंबर मोटर है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। इस मोटर में फील्ड वाइंडिंग में, इस मोटर में फील्ड वाइंडिंग में एक अलग से सप्लाई देते हैं। क्या करते हैं? इसमें अलग से सप्लाई देते हैं फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पर आर्मेचर जो वाइंडिंग होता है उसको अलग से देते हैं। इसमें क्या करते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड में इस मोटर में, इस मोटर में फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को एक अलग सप्लाई, अलग सप्लाई से, अलग सप्लाई से एक्साइट 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 करते हैं। क्या करते हैं? अलग से एक्साइट करते हैं। इसमें इसमें प्लस प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट या बोल सकते हैं स्थिर, स्थिर बना रहता है। क्या रहता है? इसमें स्थिर बना रहता है। देखो जो फील्ड वाइंडिंग है, जो फील्ड वाइंडिंग है इसको अलग से हम लोग सप्लाई देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं VA सप्लाई अक्रॉस फील्ड वाइंडिंग, और जो मोटर है, जो मोटर है उसको हम लोग अलग से सप्लाई देते हैं। यहाँ प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस EB है, ये RA है, ये I है, और इसके क्रॉस का जो करंट है इसको IA बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि E इज इक्वल टू V माइनस IA RA होता है। क्या होता है? V माइनस IA RA होता है। तो अगर पूछ ले कि सेपरेट एक्साइटेड मोटर में बैक ईएमएफ क्या होता है, तो V माइनस IA RA होता है। कौन सा भी? कौन सा भी? ये भी IA RA होता है। ठीक है, अब सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ स्टार्ट मोटर में हम लोग देखेंगे पहला नंबर पर शंट, शंट कनेक्टेड, शंट कनेक्टेड मोटर। अगर करंट का डायरेक्शन तुमको पता है, इसका इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन, चलो ठीक है डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो शंट कनेक्टेड मोटर, ठीक है, शंट कनेक्टेड मोटर इसका बोला था डिफिनेशन बता दें। हाँ लिख लो। इसमें, इसमें भी, इसमें भी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्लस प्लस स्थिर, स्थिर रहता है, रहता है। शंट वाइंडिंग में पूछ लेता है, शंट वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग में, शंट वाइंडिंग में कैसा वाइंडिंग करते हैं? पतले तार से। कैसे? पतले तार से अधिक, अधिक टर्न, अधिक टर्न वाला, अधिक टर्न वाला बनाया जाता है। पूछ लिया जाए कि शंट वाइंडिंग, शंट मोटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। पूछ ले कि शंट वाइंडिंग को में किस तार का, कैसा तार का यूज होता है? तो पतला कॉपर तार का यूज होता है, और नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है, और आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न कम होता है, और मोटा तार से बनाया जाता है। ये हो गया इसका फील्ड वाइंडिंग। तो करंट का डायरेक्शन याद रखना। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर EB। मोटर है तो सप्लाई दिया जाएगा, और जनरेटर है तो सप्लाई लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। जब यहाँ से आई जाएगा तो दो भाग में टूटेगा। ठीक है, केसीएल लगाओ। ठीक है, ई क्या हो जाएगा? IA हो जाएगा, क्योंकि RA है। अगर इसको हम RSH माने, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस माने, इसको बोल सकते हैं कि जो है ISH है। तो टोटल I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर्मेचर करंट और ISH। ठीक है, अगर हमें इसी को फार्मूला लिखना है कि IA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो IA इक्वल टू लिख सकते हैं I माइनस ISH लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ISH, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ईएमएफ इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं EB इक्वल टू क्या होगा? V माइनस IA RA।
यहाँ ब्रश ड्रॉप लॉस है, ब्रश ड्रॉप लॉस माइनस लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो आई ए और आर ए है, मगर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, ये तो हो गया इसका ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। आई एस एच इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस एच लिख सकते हैं क्या, देखो क्या होगा, वी इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो हमको आई पता है, इसी को तो बोलते हैं आई एस एच, वी पता है, देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, आर पता है, यही तो है आर एस एच, ये जो है यही तो इसका है रेजिस्टेंस आर एस एच। तो हम लोग आई निकालना है तो बोल सकते हैं आई एस एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर एस एच, ठीक है, लिख सकते हैं। ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो ये आसानी से ड्राइव कर लिया होगा, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एस एच, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एस एच, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं शंट मोटर में ईबी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए लिख सकते हैं, ठीक है। आई ए आर ए लिख सकते हैं, आई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ। आई ए इक्वल टू लिख सकते हैं आई माइनस आई एस एच, अगर ईबी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए की जगह क्या कर दे कि आई माइनस आई एस एच इंटू आर ए कर दे, ये भी हो सकता है इसका इक्वेशन। हाँ, क्योंकि हम लोग आई ए को लिख सकते हैं ना आई माइनस आई एस एच, हाँ, इसी को और क्या लिख सकते हैं, ईबी इज इक्वल टू वी माइनस, ऊपर करके बताएं, ठीक है। अगर ई इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए लिख सकते हैं तो ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, वी माइनस आई एस एच आर ए, आई एस एच को क्या लिख सकते हैं, तो आई एस एच को लिख सकते हैं वी अपॉन आर एस एच, ठीक है। ई इज इक्वल टू वी माइनस वी अपॉन आर एस एच इंटू आर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसी को ई इज इक्वल टू वी माइनस, अब आई को तोड़ना है तो आई इक्वल टू आई एस एच भी तोड़ सकता है, मगर जो ये क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन आया था ईएमएफ इक्वेशन इसमें से कौन है, उसमें था ई इज इक्वल टू वी माइनस आई एस एच आर ए, दूसरा ऑप्शन था ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर ए, तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन था ई इज इक्वल टू वी माइनस आई माइनस वी अपॉन आर एस एच अपॉन आर ए। तो जो ये तीसरा नंबर था, ये तीसरा नंबर सही था, इससे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था आपके साथ, क्या कर रहा था, आपको ये जानना चाह रहा था कि आई एस एच इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस एच, ये जानता है कि नहीं, वी इक्वल टू आई इंटू आर, तब हमको आई लिखना था, हम लोग लिख सकते हैं वी अपॉन आर, यही तो है वी, और आर किसका, आर फील्ड वाइंडिंग का, आर किसका, फील्ड वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, आर एस एच रेजिस्टेंस ऑफ शंट वाइंडिंग, यही तो है, ये वाला फार्मूला यही तो है। आई इक्वल क्या लिख सकते हैं, आई ए माइनस आई एस एच, आई ए माइनस आई एस एच, आई ए को क्या लिख सकते हैं, आई ए को लिख सकते हैं आई माइनस आई एस एच, यहाँ लिखिए आई माइनस आई एस एच इंटू आर ए, आई माइनस वी आर एस एच, आई एस एच को हम लोग पुट कर सकते हैं, आई एस एच यहाँ पर है, इस चीज पुट कर सकते हैं वी अपॉन आर एस एच, यही तो पुट किए और यही मेरा, ये चीज हम लोग पुट कर सकते हैं, तो यही मेरा ऑप्शन सही था, क्या था, यही मेरा ऑप्शन सही था। और हम लोग बहुत चीज वहाँ पे क्या किया, हम लोग ज्यादा सोचे नहीं ये होता क्या है, और हम लोग गलत कर दिए, अब कोई गलत करके नहीं आएगा। अब हम लोग को कौन सा मोटर पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है सीरीज कनेक्टेड मोटर, सीरीज कनेक्टेड मोटर। इसमें क्या होता है कि आर्मेचर के सीरीज में होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सप्लाई दिए होंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं आर एस ई, ये टोटल क्या है आई है, यहाँ पर क्या है आई ए है, ये क्या है आर ए है, रेजिस्टेंस है आर ए का, ये सीरीज में वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, टोटल करंट जा रहा है, करंट गया यहाँ पे आर एस ई में, यहाँ पर जो करंट जा रहा है इसको आई एस ई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ आई जो है आई एस ई और आई ए के इक्वल होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट या धारा सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, बना लो कोई दिक्कत। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आई एस ई है इक्वल होगा आई ए का, यही इक्वल होगा आई का, जब हम लोग ईबी इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर एस ई माइनस आई ए आर ए, ठीक है, क्योंकि इक्वल है, इसी को लिख सकते हैं ईबी इक्वल टू वी माइनस आई आर एस ई माइनस आई आर ए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए सी इंटू आर ए सी माइनस आई ए सी इंटू आर, ठीक है। ईबी इक्वल टू लिख सकते हैं इस फार्मूला को, इस फार्मूला से देखना लिख सकते हैं वी माइनस आई ए आर ए सी माइनस आर ए। तो यहाँ पर इसको एक बार ड्राइव करते हैं, बोल सकते हैं कि ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए सी माइनस आर ए, आई ए सी ज्यादा होता है इसलिए आगे लिखे हैं मुँह, आगे अभी हम डेफिनेशन लिखवाएंगे तो बताएंगे। इसी को लिख सकते हैं ईबी इक्वल टू वी माइनस आई आर ए सी माइनस आर ए, इसी को लिख सकते हैं ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए सी माइनस आर ए। ब्रश ड्रॉप लॉस है यहाँ लिख सकते हैं, तीनों फार्मूला सेम है, और सीरीज मोटर के लिए, ठीक है। सीरीज मोटर का डेफिनेशन बताइए, ठीक है, बताते हैं। तार बताइए, तार हो, ठीक है, नहीं बताएगा। सीरीज वाइंडिंग में मोटे तार से मोटा तार से कम टर्न मोटा तार से कम टर्न का बनाया जाता है। तीन अच्छा नहीं चल रहा, कंपाउंड देख लेते हैं, कंपाउंड के बाद हम लोग क्लास अगला करेंगे। कंपाउंड मोटर में भी दो कंडीशन देखेंगे, कौन सा, एक देखेंगे हम लोग लॉन्ग शंट प्रॉपर्टी बताइए, ठीक है, प्रॉपर्टी बता दें, लॉन्ग शंट और एक हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट, ठीक है। इसके बारे में कल हम लोग अच्छा से डील करेंगे।
क्या बोला है? कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड मोटर को हम लोग कल करेंगे। अभी जो सर आए हैं वो लेंगे। अभी जो क्लास होगा मैथ और साइंस का होगा। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन का लैब होगा। आज हम लोग लैब में डीसी मोटर को टेस्ट करेंगे। टेस्ट में क्या क्या करेंगे? आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए फाइंड करेंगे, आर एस एच फाइंड करेंगे और आर एस सी लिखेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, हाँ, इसमें हम लोग यूज करेंगे, सब कोई ले लेगा केल्विन डबल ब्रिज, और केल्विन डबल ब्रिज ही ले लेना क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी तो मल्टीमीटर से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले आज मोटर में देखेंगे टेस्ट करेंगे। कौन कौन सा टेस्ट? सबसे पहले तो हम लोग करेंगे इंसुलेशन टेस्ट। ठीक है, दूसरा हम लोग टर्मिनल फाइंड करेंगे मोटर का कि कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग है, कौन सा फील्ड वाइंडिंग है और कौन सा सीरीज वाइंडिंग है। ठीक है, तीसरा हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट और हम लोग आर एस एच और आर एस सी फाइंड करेंगे। हाँ, मेरे पास जो मीटर है उससे हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हाँ, आर्मेचर वाइंड देखो, अगर हम वहाँ दिखाए थे, अगर शंट मोटर है तो इसमें 4 टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल होगा, 2 टर्मिनल होगा आर्मेचर का, 2 टर्मिनल जो है फील्ड का। और जो सीरीज मोटर है, सर इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्दी करना। सीरीज मोटर है उसमें भी 4 टर्मिनल होगा, 2 कहीं ना कहीं आर्मेचर वाइंडिंग होगा, 2 कहीं ना कहीं सीरीज वाइंडिंग होगा। ठीक है, कंपाउंड मोटर जो है उसमें 6 टर्मिनल होगा, 2 मोटर कहीं ना कहीं आर्मेचर वाइंडिंग होगा, 2 कहीं ना कहीं फील्ड वाइंडिंग होगा, 2 कहीं ना कहीं सीरीज वाइंडिंग होगा। फील्ड वाइंडिंग जो है पतला तार से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होता है, जो सीरीज वाइंडिंग है जो मोटा तार से कम टर्न होता है। ठीक है, यहाँ तक अब हम आगे कल कंपाउंड मोटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर आपको इससे बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है।